नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल पर सनी शॉर्ट पॉडकास्ट, जिसका नाम है और जिसको चलाने वाले का नाम है रजत प्रताप सिंह, यानी कि मैं। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ, बल्कि एक नहीं दो क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ, क्योंकि आज मैंने दो क्राइम स्टोरी देखी और दोनों ही क्राइम स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे एक दिन का इंतजार नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों ही बोल दी जाएं आज। तो आप लोग कोशिश करना कि दोनों क्राइम स्टोरी पूरी देख सकें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें एक 7 मर्डर की स्टोरी है और एक है ट्रिपल मर्डर, 3 मर्डर। कुछ तो कोई ख़त्म कर दिया, नानी, बेटी और बेटी की बेटी, यानी कि नातिन। क्या सही नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। अब ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज से मन नहीं भरता, ऐसा लगता है कुछ कमी है, चलो और देखते हैं। तो ऐसे ही आज कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने भी सोचा चलो थोड़ा और देखते हैं। अगर मेरे दर्शक इतना देखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा देख लेंगे, तो कोई परेशानी नहीं। चलिए पहली स्टोरी पर आते हैं। पहली स्टोरी पे आने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और मुझे मोटिवेट करने का उपकार करें मेरे ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है 2011 की, इंदौर शहर की। यहाँ एक मॉल है ट्रेजर आइलैंड, वहाँ पर एक लड़की घूम रही होती है जिसका नाम होता है मेघा। मेघा एक तरीके से लड़की नहीं, हम लोग उसे 42 साल की औरत कह सकते हैं। और दूसरी 23 साल की लड़की है नेहा वर्मा। जो नेहा वर्मा है वो मेघा को देखती है और देख के एकदम मतलब झन रह जाती है, एकदम चकाचौंध उसकी देख के। क्योंकि नेहा वर्मा जो है वो गरीब शहर की थी, गरीब परिवार की, और जो मेघा है वो देखने में लग रहा था किसी बहुत लग्जरी परिवार की हो, कोई संपन्न परिवार की हो बहुत, क्योंकि बहुत जेवरात पहने हुई थी और दूर से ही दिख रही थी कि कोई लग्जरी पर्सनैलिटी है। तो नेहा उससे इतनी अट्रैक्ट हुई कि उसने सोचा चलो इनसे दोस्ती कर ली है। तो उसके लिए उसने कौन सा तरीका अपनाया? टकराने वाला तरीका तो आप जानते ही होंगे, जिसमें टकराते हैं एक दूसरे से, लड़का लड़की टकराते हैं और सामान गिर जाता है पूरा, लड़का लड़की का सामान उठा के देता है, बातचीत होती है, आंखों से आंखें मिलती हैं। ज़्यादातर पिक्चरों में देखा होगा आपने। जिसने स्टोरी ये सुनाई है उसने भी मुझे यही मतलब मुझे क्या सबको ही बताया उसने कि पिक्चरों में आपने भी देखा होगा ऐसा। तो बिल्कुल सेम नेहा वर्मा मेघा के साथ करती है। उसके पास जाती है, उसके पास जाकर उससे टकराती है, सामान गिरता है, सामान उठा के देती है, देते देते उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए उससे 2-4 बातें करती है। वो भी अट्रैक्ट होती है, मेघा भी बातें करने लगती है। बातें करते करते थोड़ी परिवार की बातें चालू हो जाती हैं
नेहा अपने परिवार के बारे में बताती है और यहीं मेघा इतनी बड़ी गलती कर देती है अपनी जिंदगी की, जिसकी सजा उसे एंड में मौत मिली। उसको क्या, उसके बच्चे को और उसकी मां को भी मौत मिली। इस कहानी से आप लोग सीख लीजिएगा और मैं चाहता हूं कि ऐसे सीख लें कि कभी भी किसी अजनबी जो है उस पर भरोसा ना करें और अपने घर की इतनी सी बात ना बताएं, क्योंकि ये अपराधी लोग जो होते हैं उन्हें बस थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, थोड़ी सी, और ये अपना काम निकाल लेंगे और आपका काम डाल देंगे। इसलिए कभी भी किसी पर भरोसा ना करें, किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। और मैं तो कहता हूँ किसी जान परिचित पे भी इतना भरोसा ना करें कि उसको अपनी पर्सनल बातें बताएं। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। मेघा ने गलती कर दी, उसने बता दिया कि वो श्रीनगर में अपने घर पे रहती है, उसके साथ उसकी एक बेटी रहती है और माँ रहती हैं। पति घर से बाहर रहते हैं, वो बैंक में नौकरी करते हैं, मैनेजर हैं। मेघा तो ये दोस्त समझकर बता रही थी, पर नेहा के दिमाग में जो है वो आपराधिक खिचड़ी पक रही थी। मेघा बताती है कि वो भी काम करती है, वो भी मल्टी मार्केटिंग लेवल में काम करती है, जिसमें मतलब ऐसा होता नहीं है, आपने देखा होगा आजकल बहुत चल रहा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे कि मतलब एक आदमी अपने साथ दो आदमी जोड़ता है, तो जो पहला आदमी होता है उसकी इनकम बढ़ जाती है, दो लोगों को भी इनकम मिलती है। फिर वो जो दो आदमी और चार को जोड़ेंगे तो पहले वाले की और ज़्यादा इनकम बढ़ जाएगी, और जो दो उसने जोड़े थे उनकी भी इनकम बढ़ेगी, और जो चार अभी जोड़े हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये काम करती थी प्रोडक्ट लाइन में, फैशन प्रोडक्ट होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट, उस लाइन में। नेहा बताती है कि वो भी जो है फैशन ब्यूटी, क्या कहते हैं उसे, ब्यूटी पार्लर वाली, ब्यूटी पार्लर कह सकते हैं, ब्यूटी पार्लर वाली लड़की, ब्यूटिशियन। तो यहाँ पर भी ये दोनों का एक सेम इंटरेस्ट था। जब सेम इंटरेस्ट था तो दोस्ती और पक्की हुई। बात करके मेघा तो चली गई अपने घर, नेहा भी अपने घर चली आई। नेहा कोई पैसे वाले घर की तो थी नहीं, पिता एक बैंक चलाते थे, नेहा ये खुद नौकरी करती थी ब्यूटिशियन की। इसका एक बॉयफ्रेंड था रोहित। तो 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद ये मेघा के बारे में उस रोहित को बताती। रोहित, इसकी उम्र थी 24 साल, वो भी नया लड़का। जब वो ये बात सुनता है तो उसका दिमाग तुरंत आपराधिक खिचड़ी को पकाने लगता है और कहता है क्यों ना हम लोग इसे लूट लें, इस पे इतना पैसा है और घर में एक भी मर्द नहीं है, तो इसको लूटना बहुत आसान होगा। दोनों लोग एक ही प्रवृत्ति के लोग थे, दोनों को रातों रात अमीर होना था, दोनों एक लग्जरी ज़िंदगी जीना चाहते थे बिना मेहनत के। तो ऐसे लोग होते हैं तो इन्हें ये जो
तरकीबें होती हैं ये वाली बहुत आसान लगती हैं मेहनत से। इन्हें मेहनत बहुत कठिन लगती है और ये लूट पाट चोरी चकारी ये चीज़ें ज़्यादा आसान लगती हैं। और ये इतनी आसान लगती हैं कि इन्हें अपना भविष्य तक दिखाई नहीं देता। ये नहीं सोच पाते कि नहीं एक ना एक दिन तो मैं पकड़ी जाऊंगी या पकड़ा जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार की इज्जत का क्या होगा। इससे उससे कोई मतलब नहीं होता। ये परफेक्ट क्राइम करना चाहते हैं, ऐसा क्राइम जो कोई पकड़ ही ना पाए, कोई डिटेक्टिव, कोई पुलिस वाला, यहाँ तक कि CBI, FBI कोई भी आ जाए इन्हें नहीं पकड़ पाएगी। और यही सोचकर ये लोग क्राइम करते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि क्राइम कोई भी छुपता नहीं है। पुलिस वाले कभी ना कभी दबोच ही लेंगे, कोई नहीं बचता है। और मान लीजिए कि अगर आप पुलिस से बच भी जाते हैं तो भगवान से कैसे बचेंगे? वो आपका फैसला जरूर करेगा। इसलिए मन में थोड़ा डर बिठाइए इन चीज़ों का, भगवान का डर बिठाइए, कानून का डर बिठाइए, अपने बच्चों के अंदर बिठाइए। और हर माँ बाप से मेरी ये प्रार्थना है कि जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें ये डर ज़रूर बिठाएं। ये डर बिठाना इतना ज़रूरी है, इससे आपका बच्चा जो है डरपोक नहीं बनेगा, एक समझदार सामाजिक व्यक्ति बनेगा जो इन सब आपराधिक कामों से दूर रहेगा। और उसकी संगति भी जो होगी वो ऐसे लोगों से नहीं होगी। अगर आप शुरू से उसमें ये डर डालेंगे, कानून का डर डालेंगे, पुलिस का डर डालेंगे, तो वो कभी भी अपराध करने के बारे में सोचेगा नहीं। और सोचेगा भी तो उसका डर इतना बड़ा होगा कि वो उसे करने नहीं देगा। तो इन लोगों ने उसकी लूट का प्लान बनाया। अब ये 2 लोग थे, 2 लोग में ये प्लान एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल होता, तो इन्होंने एक तीसरा आदमी अपनाया। तीसरे आदमी को अपना प्लान बताया, तीसरा आदमी भी रेडी हो गया। तीसरे आदमी का नाम था मनोज। मनोज जो था वो 32 साल का था, इन लोगों से बड़ा था, इनका दोस्त था। अब वो दिन आता है जिस दिन इन लोगों को लूट करनी थी। तो जो नेहा है वो श्रीनगर कॉलोनी मेघा के घर जाती है। मेघा उसे अंदर बुलाती है क्योंकि मेघा तो उसे जानती थी। मेघा उसे चाय पानी पिलाती है। वो बताती है कि मुझे भी उसके साथ उसके काम में जुड़ना है। मेघा एक फॉर्म लेके आती है, देती है। वो सोचती है कि ज़रूरतमंद है, कुछ ना कुछ मुझे भी फ़ायदा होगा इसको जोड़ने से, और इसका तो फिर फ़ायदा ही है, काम मिलेगा इसे और एक आमदनी बढ़ेगी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी सोच, उसकी दिमाग किस चीज़ को सोच रहा है। जहाँ वो उसे इंसानियत दिखा रही थी वहाँ एक हैवानियत पल रही थी। फॉर्म भरने लगी नेहा। फॉर्म भरते भरते दिक्कत दिखाने लगी कि मैं ये नहीं भर पा रही, ये नहीं भर पा रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो धीमे से बोली कि मेरा एक दोस्त है, इधर ही पास में रहता है, मैं उसे बुला लूँ। वो मेरी हर बार मदद कर देता है, जब भी मैं किसी परेशानी में होती है तो वो ही मुझे उस परेशानी से निकालता है। मेघा कहती है ठीक है, अगर वो तुम्हारा लकी चार्म है तो उसे बुला लीजिए। तो फिर
मेघा जो हैं वो ऑर्डर दे देती हैं बुलाने का, तो वो फ़ोन करके रोहित नाम के लड़के को बुला लेती। रोहित जिसकी उम्र मात्र 24 साल है, उसके साथ मनोज 32 साल का, दोनों घर में आते हैं। और जैसे ही वो इकट्ठे होते हैं तीनों, जहाँ उनकी त्रिमूर्ति तिगड़ी बनती है, सबसे पहले वो पिस्टल निकालता है रोहित, और आओ देखता है नताओ, छूटते ही सबसे पहले गोली मेघा के मारता। मेघा छटपटाते हुए जमीन पर गिरती है और ऑन स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। आवाज सुनकर उसकी बेटी बाहर आती है अपने कमरे से भागती हुई। उसकी मतलब बेटी की जो दादी थी, मतलब मेघा की जो माँ थी, और बेटी की जो नानी थी, वो भी आई साथ में अपने कमरे से बाहर निकलते हुए। उनकी उम्र 70 साल थी। तो देखते हैं कि ये पिस्टल लिए खड़ा है, कॉक कर रहा है उनको भी मारने के लिए। चीखा पुकारी होती है, रोना धोना चालू होता है, और मनोज और ये रोहित उन दोनों के पास जाते हैं, उन्हें चाकुओं से छल्ली कर देते हैं। इस तरीके से चाकू मारते हैं कि जगह जगह पूरा जिस्म उनका छल्ली कर देते हैं। इतनी बेरहमी और इतनी बुरी तरीके से वो इस कांड को अंजाम देते हैं। उन दो लोगों को इतनी बेरहमी, क्या बताएं, कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। वैसी चीज़ों को एक अंदर से डर लग जाता है। मैं बता तो चुका हूँ आपको कि दिल बैठ जाता है जब कुछ ऐसी बातें हम लोग सुन लेते हैं। तो दिन जो है कटता नहीं है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, दिल जो है अपना वो बैठ जाता है। मेरे तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उनकी जगह पर खड़ा हूँ। ये जो भी होता है बहुत गलत होता है। पता नहीं कब ये सब रुकेगा, कैसे रुकेगा, इंसान में कब ये सोच आएगी, कब समझ आएगी कि ये जो काम है कितना गंदा है। उनसे पूछो जो अपने परिवार के लोग खो देते हैं, अपना बच्चा, अपनी माँ, अपने पिता। इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, और आप अपनी खुशी के लिए, अपने जज्बातों के लिए, अपने फायदे के लिए किसी और की जान ले लेते हैं। कितना बड़ा पाप है, कितना घोर अपराध है ये। चलिए कहानी पर आते हैं। तो एक जो स्टेज थी इनकी वो पूरी हो गई, चुपचाप से मर्डर हो गया, कानों कान किसी को खबर भी नहीं हुई। लूट करते हैं घर में, 1 लाख रुपए कैश मिलता है और 5 लाख के जेवरात, 2 एटीएम कार्ड लेकर ये तीनों फरार हो जाते। देर अबेर पता चलता है जब घर में 3 लाशें हैं। मोहल्ले वालों को पता चलता है, पड़ोसियों को पता चलता है, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस देखती है, तहकीकात करती है।
और इंदौर में ये सनसनी बन जाती है। पुलिस पे बहुत प्रेशर आता है इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाने का। पुलिस लग जाती है सुलझाने। इस बीच कोई भी उन्हें क्लू नहीं मिल रहा होता है, कहीं से भी उन्हें कोई भी एक छोटा सा सूत्र नहीं मिल रहा होता है, छोटा सा सबूत नहीं मिल रहा होता है जिससे वो जो हत्यारे हैं उनके पास पहुंच सके। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना कि जब कोई नहीं देखता है तो भगवान देखता है। इसी बीच उनको एक उनका खबरी बोलते हैं ना, जो हर मोहल्ले में हर ऐसी जगह पर पुलिस अपने ऐसे लोग तैनात करते हैं जो उनको उस मोहल्ले की हर खबर देते हैं। तो एक खबरी उनमें से बोला कि एक लड़का है जिसने अपने पैर पर गोली खाई है और वो बिना रिपोर्ट कराए, बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए अपना इलाज करा रहा है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। पुलिस सुनती है तो पुलिस सोचती है अरे गोली लगी है, कोई साधारण बात तो है नहीं भाई। गोली लगती है तो सबसे पहले तो जो है पुलिस रिपोर्ट होती है। गोली लगना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और ये चुपचाप से इलाज क्यों करा रहा है? पुलिस में दिमाग तो आप जानते ही, इन गतिविधियों के खिलाफ क्या होता है उनका दिमाग। तो वो दबिश मारते हैं उसी हॉस्पिटल में और उसको दबोचते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। वो ये बात नहीं समझ पाता है कि ये कोई पक्के सबूत पर नहीं, शक के आधार पर उसे पकड़ने आए हैं, लेकिन उसको ये लगता है कि वो पकड़ चुका है। तो वो सब सच उगल देता है। वो कहता है कि ये गोली जो मेरे पड़ी है वो मैं अपनी पिस्टल को कॉक करते हुए, मतलब पिस्टल को ऐसे से भागते हुए फंस गई थी गोली, और उसे जब मैंने भरी तो धोखे से ट्रिगर दब गया, इससे उसके पैर में गोली लगी। पुलिस वाले कहते हैं पिस्टल को क्यों भर रहे थे, पूरा स्टेटमेंट दो। उस मर्डर की भी बात करते हैं तो वो फंस जाता है उधर। अब वो बताता है क्या हुआ, कैसे उसने मर्डर किया, कैसे उसके साथ जो थे 2 लोग और थे। तीनों को दबोचा गया। तीनों को फांसी की सजा हुई। तीनों को फांसी की सजा हुई और 3 बार हुई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, यानी 3 बार इन्हें लटकाया जाए। इनकी दरिंदगी को, इनकी हैवानियत को देखते हुए इनको 3 बार लटकाया जाए। तो जो हाई कोर्ट है वो वहाँ पर ही अपनी अपील डालते हैं। हाई कोर्ट भी कहता है कि नहीं, सेशन कोर्ट का जो भी फैसला है वो एकदम सही है। 3 नहीं, इनको 6 बार फांसी लगाई जाए अगर मेरी माने तो। सुप्रीम कोर्ट पे डालते हैं, वो भी खारिज कर देते हैं, पर फांसी अभी तक नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि किसी भी जुर्म की फांसी इतनी लेट हो जाती है कि उस फांसी का जो खौफ होता है वो धीरे धीरे अपराधी के दिमाग से खत्म होने लगता है।
फांसी तो हाल के हाल होनी चाहिए। जैसे ही जो अपराधी सिद्ध होता है, पता चलता है उसे, वैसे ही उसको तुरंत फांसी होनी चाहिए। तो देखते हैं कब फांसी होती है उन्हें। 2011 अक्टूबर का ये कांड है। पता नहीं कब इंसान बनेगा। ये कैसा डेवलपमेंट है। आदमी जब डेवलप्ड होता है तो वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और ज़्यादा समझदार हो जाता है। पर ये कैसा डेवलपमेंट है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सदियां बीत रही हैं, वैसे वैसे हम लोग दरिंदे बनते चले आ रहे हैं। और यही वजह कि कृष्ण ने कहा है कि वो कल की अवतार लेकर फिर आएंगे कलयुग में, और जो ये पाप से भरे हुए घड़े हैं इनको फोड़ेंगे। मतलब जो पापी जो हो रहे हैं, काल पुरुष, इनका नाश करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ये हम लोगों पर ही तो है। हम लोग चाहें तो ऐसा कोई काल पुरुष जन्म ही नहीं लेगा, पैदा ही नहीं होगा। अगर हम लोग चाहें तो कभी नहीं होगा। अगर आदमी ये लालच छोड़कर अपनी मेहनत पर भरोसा करे तो 100 में से 80% ऐसे जो गुनाह हैं, ऐसे जो क्राइम है, वो खत्म हो जाएंगे इस देश से। अगर लालच छोड़ के अपनी मेहनत पर भरोसा करे तो, क्योंकि 100 में से 80% ऐसा होता है कि जितने भी क्राइम होते हैं वो लालच और मतलब द्वेष, जलन, इनसे होता है। और 20% ऐसा है जो किसी बदले के लिए, कोई लड़ाई, रिवेंज, डायरी, इनके लिए होता है। रिवेंज की बात आई तो अब अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, साथ ही बहुत भयानक भी। ये कहानी एक फिल्मी कहानी भी है और हकीकत में घटी हुई भी। इस कहानी पे जिस चैनल पर मैंने ये देखा था, उनके शब्द थे कि अगर इस कहानी पर फिल्म कोई बन जाए या OTT प्लेटफॉर्म पर कोई सीरीज़ आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कहानी है ही ऐसी। कहानी कुछ ऐसी है कि मंडेला नाम का एक गांव है मैसूर के पास, 25 किलोमीटर के दायरे में। वहाँ एक तालाब में एक आदमी को एक लाश मिलती है। लाश का ऊपर का हिस्सा गायब होता है, नीचे का हिस्सा ही होता है केवल। लाश एक औरत की होती है। पुलिस को बुलाता है वो आदमी, पूरा स्टेटमेंट देता है। लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसमें फेस ही नहीं था, चेहरा ही नहीं था, केवल नीचे का हिस्सा था और उसमें कपड़े पहने हुए थे बस। 25 किलोमीटर और आगे चलकर एक और लाश बरामद होती है, सेम ऐसे ही डिट्टो एकदम। पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है, वो कहती है अरे ये क्या है। पुलिस अपनी तहकीकात चालू करती है। पुलिस तहकीकात चालू करती है तो कैसे ढूंढे भाई, चेहरा नहीं है,
बिना चेहरे के कैसे ढूंढ लेगी। तो पुलिस क्या करती है, पोस्टर लगाती है। 10,000 पोस्टर उसने आसपास एरिया में लगवाए। पोस्टर में यह था कि अगर किसी के घर से कोई महिला गायब है और जो 3 महीने 6 महीने के अंतर में गायब है तो वो पुलिस से कांटेक्ट करे। अब 1016 महिलाएं ऐसी सामने आती हैं। अब 1016 महिलाएं, जो तो बहुत बड़ा टोटल हो गया। तो 1016 महिलाओं में से अब 2 महिलाएं ढूंढनी है। तो क्या होता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर मतलब आपने कभी शॉपिंग कभी ना कभी तो की होगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इन पर। तो उसमें एक फिल्टर नाम का ऑप्शन आता है। ऑप्शन कुछ ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपकी सर्च में आ जाएगा और बाकी का जो आप क्लिक मतलब टिक नहीं करेंगे, उसे क्लिक नहीं करेंगे, पिक नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हटे आएगी और आपके मनपसंद की चीज़ आ जाएगी। तो ऐसे पुलिस ने भी फिल्टर किया। फिल्टर करते करते संख्या कम हो गई। फिल्टर कैसा था, मतलब जो 1 साल पुरानी बातें थी, मतलब गायब हुए थे जो महिलाएं, उन्हें हटा दिया गया। जो 6 महीने पुरानी बात थी उसे भी खत्म कर दिया गया। जो बातें थी, जो केस थे, उन्हीं को केवल लिया गया। इसी बीच पुलिस एक ऐसे गांव में पहुंची जहां एक औरत की फोटो उसके परिवारजनों ने दिखाई और वो फोटो की ऐसी पुलिस को चीज दिखी कि वो केस के सुलझाने के पहले रास्ते को उन्होंने खोल दिया। फोटो देखते ही समझ में आता है कि वो जो औरत है वो कपड़े पहने हुई है और वैसे ही कपड़े जो पहली लाश थी औरत की वो भी पहने हुई है। तो ये एक सिमिलैरिटी मिल गई थी। परिवार वालों को लाश दिखाई जाती है तो वो भी मान लेते हैं कि हाँ, हमारे घर की महिला है और ये उसी की बॉडी है। चलिए, ये तो लाश की पहचान हुई। अब खूनी की पहचान कैसे होगी? तो उस महिला का फोन पुलिस ने सर्च करना चालू किया, नंबर निकाले, कॉल निकाली। आखिरी बार मंडेला गांव में थी वो औरत और किससे बात हुई थी, कैसे बात हुई थी। तो एक आदमी का नाम सामने आता है। उस आदमी का नाम था टी सिद्धलिंगप्पा। ये नाम बहुत बड़ा हो रहा है तो हम लोग उसका नाम कुछ और रखते हैं। नाम रखने में मैं बहुत माहिर हूँ, तो हम लोग उसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रखेंगे आप कमेंट में मुझे बताना कि आपने क्या क्या नाम सोची। मैं तो उसका नाम रख दूंगा चटरू। चटरू नाम बढ़िया है। तो जो चटरू था, चटरू मतलब कोई, चटरू पहले तो बहुत फड़फड़ाया, बहुत गर्मी दिखाई उसने, लेकिन जहाँ फिर चटरू पे डंडे बरसने चालू हुए, चटरू भौंका और ऐसा भौंका कि उसने वो भी बोल दिया जो पुलिस पूछ नहीं रही थी। मतलब उसने कहा कि ये 2 मर्डर नहीं, मैंने 3 मर्डर किए हैं, जबकि पुलिस
एक मर्डर की पूछ रही थी और उसने तीनों मर्डर एक्सेप्ट किए और ये भी बताया कि चौथा करने वाला था 1-2 दिन में। पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों, क्या बात है, तो वो एक कहानी सुनाता है। कहानी बहुत हीरो हीरोइन वाली है, एकदम फिल्मी कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि बताता है कि वो बेंगलोर में एक फैक्ट्री में काम करता है और अक्सर रेड लाइट एरिया पे जाता रहता है। कुंवारा है, शादी हुई नहीं है, तो ऐसे ही वो सेक्स वर्कर्स को रेड लाइट एरिया पे ढूंढता रहता है और जो भी करता हो। इसी बीच उसको एक चंद्रलेखा नाम की सेक्स वर्कर से मुलाकात होती है और उससे प्यार होता है। धीमे धीमे प्यार और पक्का होता है। धीमे धीमे चंद्रलेखा देखती है कि जो ये चटरू है, चटरू बहुत प्यार करता है उससे और उसका बहुत ख्याल रखता है। तो वो अपने दिल की एक ऐसी बात बताती है जो चटरू को बिल्कुल इमोशनल कर देती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चंद्रलेखा चटरू को बताती है कि वो कभी भी इस काम में नहीं थी, उसको फंसाया गया है इस काम में। उसको लाने के लिए कुछ लोग हैं जिसने उसे मतलब जबरदस्ती इस काम में ढकेला है। गलत फहमी का शिकार बनाकर गांव से ले आए, नौकरी दिलाएंगे और आकर यहाँ पर फंसा दिया। वो बताती है कि वो एक अच्छे घर से है, उसके घर में कभी भी किसी ने ऐसा काम नहीं किया, पर उसे मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि वो फंस चुकी है। यहीं से पैसे लेती है और अपने घर वालों को बेचती है और घर पे बता रखा है कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर रही है। घर वाले मंडेला गांव के हैं। तो वो बताती है कि ऐसे 7 लोग हैं जिसने उसके साथ ऐसा किया, जिसमें 4 महिलाएं 3 पुरुष हैं। चटरू बताता है कि उसने लिस्ट बनाई, 7 लोगों की लिस्ट बनाई और एक एक कर हत्या करना शुरू कर दी। पहली चटरू ने हत्या की तो वो बेंगलोर की औरत थी, मतलब बेंगलोर में वो भी एक सेक्स वर्कर थी। उसको अपने घर पर बुलाया, उसकी गले घोट कर हत्या कर दी उसकी और शरीर के टुकड़े कर भरे और तालाब में फेंकाया। फिर 4-5 दिन बाद दूसरी हत्या करता है, सेम ऐसी एक महिला की गला घोटकर हत्या करता है और मंडेला नाम के जो गांव है उसके तालाब में फेंकाता है। फिर एक तीसरी हत्या करता है और सेम वही पैटर्न रहता है इसका। और 25 किलोमीटर आगे मंडेला गांव के उसे भी तालाब में फेंक देता है। जब उसने पहला मर्डर किया तो उसे डर था, पकड़ने का डर था, लेकिन मोहब्बत का जुनून भी था। मोहब्बत का जुनून पकड़ने के डर से काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उसने सोचा जो होगा तो होगा, अब मुझे अपनी प्रेमिका का बदला लेना है। लेकिन देखिए ये आपके पास क्या छोड़ती है, कुछ नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। तो वो बताता है कि उसे माने तो 7 लोग थे, पर उसने एक नाम अपनी तरफ से जोड़ा। वो बताता है कि अगर आप लोग 1-2 दिन में उसे नहीं पकड़ते तो इसी बीच 1-2 दिन में ही वो एक चौथा खून करने वाला था जो उसने खुद जोड़ा था अपने मन से। 3 मर्डर करने के बाद उसे ऐसा नशा सा हो गया था। तीसरे मर्डर में उसने सोचा कि मैं एक प्रोफेशनल किलर बन चुका हूँ, एक ऐसा सीरियल किलर बन चुका हूँ, बहुत शातिर
परफेक्ट किलर, परफेक्ट क्राइम करने वाला, परफेक्ट मर्डर, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि हौसला बुलंद हो चुके थे, 3 मर्डर कर चुका था। तो उसने सबसे कमजोर कड़ी अपनी देखी जहां वो पकड़ सकता था। तो उसने सोचा कि ये कमजोरी कड़ी जो है वो भी खत्म कर दी जाए तो उसे कभी भी कोई नहीं पकड़ पाए। तो चौथा नाम उसने अपनी प्रेमिका चंद्रलेखा का लिखा। देखिए, जिसके लिए उसने ये 3 मर्डर की और 4 और करने वाला था, उसका भी नाम चौथे नंबर पर उसने लिख लिया। इससे क्या मिला? क्या फायदा हुआ? जितने लोग थे सब एक तरीके से बेगुनाही थे और एक कहानी सुनकर आप जजमेंट करने निकलने लगे तो आप कोई कानून या जज थोड़ी ना हो। साधारण इंसान हो, साधारण इंसान की तरह रहो। ये पिक्चर जो है ये इंसान को बहुत डाइवर्ट करती हैं लाइफ में। इंसान को जो ये बॉलीवुड की पिक्चरें हैं ये एकदम माइंड से उनके खेलती हैं। अगर पिक्चरें ऐसी बनना बंद हो जाएं तो काफ़ी हद तक क्राइम भी कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आइडिया जो होते हैं वो पिक्चरों से आते हैं। बहुत जो सारे इमोशंस होते हैं वो भी पिक्चरों से आते हैं। ऐसे इमोशंस होते हैं जिसमें आदमी अपने आप को अपराधी की जगह हीरो समझने लगता है, अपने आप को हीरो मानने लगता है, मोहब्बत में इतना खो जाता है कि उसे हीरोइन मानने लगता है और ऐसी हीरोइन मानता है जिस पे बहुत अत्याचार हुआ है और वो हीरो है, उसे बदला लेना है उन विलन से जिनका वो मर्डर कर रहा है। वो उसकी नज़र में विलन होती हैं। लेकिन देखिए एंड में क्या हुआ कि उसने अपनी ही प्रेमिका का नाम लिख लिया चौथे नंबर पर। क्या तोड़ निकला, क्या फायदा निकला? बचने के लिए अब उसे अपनी प्रेमिका को ही कत्ल करना था, कि वो जानता था कि सबसे कमजोर कड़ी चंद्रलेखा ही है जो चटरू को पकड़वा सकती है। वो ऐसे क्योंकि जो ये लोग मारे जा रहे थे ये कहीं ना कहीं चंद्रलेखा के कांटेक्ट में थे और कभी ना कभी पुलिस चंद्रलेखा से पूछताछ करती। तो उसके मन में ये डर था कि अगर चंद्रलेखा से पूछताछ हुई तो वो कहीं सब कुछ सच सच बता ना दे, क्योंकि अगर उससे पूछताछ होगी तो वो ये सोच रहा था मैं तो झेल जाऊंगा, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। पर चंद्रलेखा ऐसा नहीं कर पाएगी, वो अपना मुंह खोल देगी। तो उसने अगला नंबर चंद्रलेखा का चुना, लेकिन किस्मत उसकी अच्छी थी चंद्रलेखा की कि उसी बीच पुलिस ने उसे धर लिया, नहीं तो वो 1-2 दिन में चंद्रलेखा का खून करने वाला था। अभी का ये कांड है जून का, जून का ही कांड है ये, इसी साल का। तो ये देश की ऐसी हालत हो चुकी है कि कोई भी इस देश को नियंत्रण नहीं कर पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, इंसानों को सबसे पहला पाठ इंसानियत का सुनाना चाहिए, इंसानियत का बताना चाहिए। अच्छा, कुछ एक टॉपिक और मेरे मन में था, आपने पिक्चरें देखी होंगी
स्लैशर जो पिक्चर होती हैं उनके बारे में मैं एक पूरा टॉपिक लेकर आऊँगा कल और उनके बारे में बात करूँगा। स्लैशर पिक्चर जो होती हैं, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, जो कुछ लोग क्या बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो ऐसी पिक्चरों को देखकर बहुत ज़्यादा मनोरंजन करते हैं, बहुत ज़्यादा मनोरंजित होते हैं, बहुत मज़ा आता है उन्हें ऐसी पिक्चरें देखकर। ये भी स्लैशर पिक्चर जो होती हैं वो कैसी होती हैं? स्लैश मीन्स काटा काटी, स्लैशर समझ गए होगे आप। तो इनमें एक रॉन्ग टर्न नाम की पिक्चर है जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, पर अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये जो रॉन्ग टर्न है, रॉन्ग टर्न में क्या होता है, 3 ऐसे लोग हैं, 3 ऐसे क्या कहते हैं आदमखोर हैं जो इंसानों को काट काट कर खाते हैं। और ऐसे ही नहीं काट कर खाते हैं, इस बुरी तरीके से उनकी हत्या करते हैं, ऐसे काटते हैं कि मेरे ऐसा आदमी तो पिक्चर देख ही नहीं पाता पूरी। पर पता नहीं लोग कैसे मनोरंजन लेते हैं, उस पिक्चर में क्या मिलता है उन्हें ये काटा पेटी देखकर। आते बाहर आ गई, दिल बाहर आ गया, बेचा बाहर आ गया, आंखें बाहर आ गई, आते हैं खींच ली, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग कर दी, आधा हिस्सा काट दिया, आधा हिस्सा तड़प रहा है, बस यही सब होता है उसमें। और मर भी नहीं पाता इंसान पूरा, उससे पहले ही वो लोग खाने लगते हैं उसे नोच नोच कर। ये देखिए, और ये कुछ इंसानों को इतना बेहतरीन लगती है कि वो इस ऐसी पिक्चरों को बार बार देखना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो बूचर इन द ट्रेन, उसमें क्या होता है कि एक लंबा चौड़ा कोट पहने आदमी होता है, लास्ट में जो ट्रेन में जो यात्री बचता है एक, वो उसका शिकार करता है। और एक ऐसा ट्रेन का डिब्बा है जहाँ वो लाशें लटकाता है, उधर ही जाके लटका देता है। तो वो भी बहुत बुरी तरह हत्या करता है, हथौड़े से, आरी से, ऐसे ऐसे औजार होते हैं उसके पास। लोगों को मनोरंजन आता है उसको देखकर, फिल्में सुपर डुपर हिट जाती हैं। ये इनके पार्ट बनते हैं 5-5। तो मनुष्य की कहीं ना कहीं प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि उसे अब ये चीज़ें देखने में मज़ा आता है। इसलिए कल हम लोग इस टॉपिक पर पूरी बात करेंगे, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, ऐसी पिक्चरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्राइम स्टोरीज रोज रोज आपको भी बोर करेंगी, मुझे भी बोर करेंगी, और मैं तो बोर होने भी लगा हूँ। बोर ऐसे होने लगा हूँ क्योंकि रोज रोज ये ऐसी चीज़ें सुनने को मिलता है तो पूरा दिमाग दही हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और यही सोचने लगता हूँ यार क्या बीती होगी उसके परिवार पर, या उस पर कैसा लग रहा होगा, क्या रह गया उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में, और कैसे ये हैवान अभी तक जिंदा है, इसको सज़ा नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाता है। मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है। कोशिश कीजिए करिए आप लोगों को भी मज़ा आए मेरी बात सुनने में, क्योंकि मैं कोई फालतू बातें ज़्यादा नहीं करता हूँ और गाली गलौज नहीं करता हूँ, और मेरे ख्याल से कोई ऐसी भी बात नहीं करता हूँ जो बहुत कॉमेडी भरी हो, तो लोग बोर होने लगते हैं। लेकिन मैं केवल मोरल वैल्यूज़ वाली बात करता हूँ, इंसानियत वाली बात करता हूँ, अच्छी बात करता हूँ, और मेरा उद्देश्य यह है कि अच्छी बात करने से ही देश में जो है अच्छा प्रचार होगा, अच्छी हवा चलेगी। गाली वाली वीडियोस मैं भी बना सकता हूँ, किसी को रोस्ट करना हो वो भी कर सकता हूँ,
कोई बड़ी बात नहीं है रोस्ट करना, किसी का मजाक उड़ाना सबसे आसान काम होता है किसी का मजाक उड़ाना। मैं ही कर सकता हूँ आसान काम ये, पर किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। कोई वीडियो बना रहा है तो वो किसी मजबूरी में ही बना रहा होगा, कोई शौक में तो ऐसा अपना मजाक उड़वाएगा नहीं। उसे पता है कि उसका जो कंटेंट है, उसके जो फॉलोअर हैं वो ऐसे ही पसंद करते हैं, इसलिए वो ऐसी वीडियो बनाता है। लेकिन कुछ रोस्टर्स होते हैं, वो उनको रोस्ट करते हैं, उनको बुरी तरह रोस्ट करते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। और इससे वो लोग डिमोटिवेट होते हैं। उन्हें अपना कंटेंट तो मिल जाता है, लेकिन जिस आदमी ने वो कंटेंट दिया है उसी की वो धज्जियाँ उड़ा देते हैं। कुल मिलाकर एक तो उसके कंटेंट पर आप उसकी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, वो उसी को भी मोटिवेट कर देते हैं। और इंसान देखो, आजकल का इंडिया, मिलियंस फॉलोवर होते हैं ऐसे लोगों के जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, गालियाँ बकते हैं, बुरी बुरी गालियाँ, गजब की गालियाँ, ऐसी गालियाँ जो सुना ना हो, ट्रेंड बन जाती हैं, वीडियो मीम बन जाती हैं। ओफो, गालियों से। उत्तर प्रदेश का हूँ मैं, इटावा शहर का। शायद ही ऐसी कोई गाली हो जो मुझे ना आती हो, और ऐसी गाली आती होंगी मुझे जो शायद ही किसी ने सुनी हो। लेकिन मैं धोखे से भी अपने मुंह पे वो गालियाँ नहीं लाता, क्योंकि मुझे पता है कि इन चीज़ों को बोलने से मेरा चैनल तो सुपर हिट हो जाएगा, पर मैं अपने देश को क्या दूंगा? मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ? अगर मैं अपने देश को कुछ दे नहीं सकता हूँ तो मैं अपने देश की ये मोरल वैल्यूज़ कैसे ले सकता हूँ? दूंगा तो अच्छी चीज़ दूंगा, नहीं दूंगा तो कुछ नहीं। ये गालियों वालियों वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बेकार। माता बहनें बच्चे सब वीडियो देखते हैं, मेरा नहीं सबका ही। मेरा तो बहुत कम फॉलोवर हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, पर मौज ऐप है जो, और मौज लाइट ऐप तो उन दोनों को मिलाकर मेरे 10,000 फॉलोवर हो गए हैं। यहाँ मैंने अभी एक हफ्ता ही चालू हुआ है मेरा, एक हफ्ता हुआ है आज चैनल बनाए हुए यूट्यूब पर। आप लोगों की कृपा रही तो यहाँ पे भी बहुत जल्दी मेरे सब्सक्राइबर होंगे। मेहनत मैं करता रहूँगा आपके लिए, अपने लिए, अपने चैनल के लिए, आपके मनोरंजन के लिए, आपकी अच्छी बातों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोस्ट करते हैं, देखिए मेरी बातों से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। मैं भी एक तरीके से अपना टॉपिक बोल रहा हूँ, टाइम काट रहा हूँ अपना, क्योंकि देखिए जो नए यूट्यूबर आते हैं उनके पास इतने व्यू ही नहीं आते हैं। व्यू आते भी हैं तो पब्लिक इतनी वीडियो देखती नहीं है उनकी। शुरू में 5 मिनट देखेगी, 10 मिनट देखेगी, उसके बाद बंद कर देगी। क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लग रही, बोर हो रहे हैं। थोड़ी आगे तक तो देखें आप, एक बार देखें तो पहली वीडियो तो देखें। एक आदमी की, एक नई जो यूट्यूबर है उसकी पहली वीडियो तो आप पूरी देखें, कम से कम ये तो देखें कि वो क्या कॉन्सेप्ट लेना चाहता है। क्योंकि जो पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो या 10वीं वीडियो होती है, शुरुआत की वीडियो, उसमें यूट्यूबर जो नया होता है वो इतना खुलकर नहीं बोल पाता, धीमे धीमे ही वो घुलता है
धीमे धीमे ही उसे मतलब उसकी जो शर्म होती है वो खुलती है और वो अपने मन की बात कह पाता है। उसके सब्सक्राइबर भी होने लगते हैं। लेकिन जब व्यू ही नहीं आएंगे तो कहाँ से लाइक आएंगे, फॉलो आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे, कहाँ से आएंगे? जब कंटेंट ही नहीं देख रहा है कोई, क्योंकि कंटेंट यूट्यूब दिखा ही नहीं रहा है, पहुँच ही नहीं रहा है आप तक, तो क्या आप घंटा देखोगे? नहीं देख सकते ना। देखेंगे तभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे। देखेंगे तो कितना देखेंगे? 10 मिनट देखेंगे, अगले 30 मिनट जो है वो नहीं देखेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मेरे ख्याल से आज का वीडियो करीब 1 घंटे का हो गया है। इसलिए अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बातों बातों में मुझे पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया, इसलिए अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं कल। स्लैशर्स याद रखना, स्लैशर्स जो मूवीज़ होती हैं उस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे हम लोग। आदमी की जो मानसिकता बन गई है उस पर बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए शबा खैर, गुड नाइट। रात के 12 बजने वाले हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी दुआ है आपका परिवार भी खुश रहे, आप भी खुश रहें, आपके हर बिगड़े काम बने और मेरे भी हर बिगड़े काम बने, क्योंकि आपके फ़ायदे में ही मेरा फ़ायदा है। आपको अगर अच्छा सोचूंगा तो मेरा अच्छा होगा, यही प्रकृति का नियम है। धन्यवाद, मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड तो नहीं कहूँगा, डू व्हाट एवर यू वांट। थैंक यू। तो दोस्तों अभी रात के 2 बज रहे हैं और मेरा मन माना नहीं, नींद आ नहीं रही थी। एक अजब सी घबराहट हो रही थी, एक अलग ही मन हो रहा है। और अभी तक जितने सारे मैंने ये क्राइम स्टोरीज के वीडियो बनाए हैं, ये एक एक करके मेरे दिमाग में आते चले आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, पर बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के लिए। आगे चल के इंसान को खा जाएगा, नोच नोच कर खाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आज मैंने अभी फोन देख रहा था तो उसमें जो वही श्रद्धा बोलकर जो थी, श्रद्धा बोलकर, जिसका भी 35 टुकड़ों के सबको 35 टुकड़े किए गए, जिसके मर्डर किया गया, जिसका अभी 18 मई को तो उसके बारे में खबर आ रही थी। उसके बारे में बताया जा रहा था कि मतलब कितनी हंसमुख थी, मास मीडिया की स्टूडेंट थी, क्रिएटिव माइंड थी, और किस तरह एक शैतान के चंगुल में आकर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। माँ बाप के भी मना करने पर उसको समझ में नहीं आया। बताया जा रहा है कि वो डबल डोर का एक फ्रिज लेके आया हत्या करने के बाद। अगले दिन 19 तारीख को गर्म पानी की रॉड लेकर आया, ब्लीचिंग पाउडर लेकर आया, एक वैक्यूम क्लीनर लेके आया। तो होता क्या है, जो उसका जो कहने का मतलब है कि गर्म पानी और ब्लीच पाउडर से बॉडी जो है वो टाइट नहीं होती है, इसलिए उसे काटने में आसानी होती है। मतलब देखिए ये क्या विडंबना है। आदमी ने ज्ञान को भी, जो ज्ञान होता है
जाओ थोड़ी देर बाद आना। अब बंद है वो, थोड़ी देर बाद आना। अरे भाई काजल, क्या कर रही है? तो मैं कहाँ था? तो ये जो मुझे कहना था, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बारे में कल बात करूँगा, मेरा मन नहीं माना और मुझे आज ही वो बात करनी पड़ रही है। ये मेरी बेटी थी, जाग गई, पता नहीं कैसे जाग गई, पीछे पीछे आ गई, खटखटाने लगी, पापा मुझे कुछ चाहिए। चाहिए कुछ नहीं उसे, इधर आना है उसे, मेरे बिना एक पल नहीं रखती है। जब भी मैं दुकान पे आता हूँ तो मेरे साथ जाएगी, जिस दिन न जाए उस दिन रोती है, पूरा घर सर पे उठा लेती है। इतनी ज़्यादा शैतान है पर बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत प्यारी। तो जो ये काटने पीटने की जो हिम्मत है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हॉलीवुड की जो पिक्चरें हैं, स्लैशर पिक्चर, जिसमें इंसान को काटा जाता है, काट काट के खाते हैं वो नरभक्षी आदमखोर प्राणी, तो ऐसी एक पिक्चर है रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न के ये 5 पार्ट हैं। तो उसमें 3 लोग होते हैं, 3 नरभक्षी होते हैं आदमखोर। वो क्या करते हैं, एक जंगल में शॉर्टकट का बोर्ड लगा देते हैं यात्रियों को गुमराह करने के लिए। और जैसे ही वहाँ वो टर्न लेते हैं यात्री जो सफ़र करने आए होते हैं और उस जंगल की तरफ जाते हैं, वो कभी आज तक लौट कर नहीं आए, क्योंकि उस रास्ते में इतने सारे वो जाल बिछा रखे होते हैं कि कोई भी उस रास्ते को पार ही नहीं कर पाता है। लोग लालच में चले जाते हैं, सोचते हैं कि आगे जो है वो जल्दी पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल को जल्दी पा लेंगे, पर कहते नहीं है जो रास्ता ज़्यादा आसान दिखता है सबसे कठिन वही होता है। और मंजिल का रास्ता अगर आसान दिखे तो समझ लेना वो आपकी मंजिल नहीं है। मंजिल वही है जो आपको कठिनाइयाँ दे, क्योंकि अगर आप छोटी मोटी कठिनाइयों को पार करके कोई मंजिल पाते हैं तो आप समझ लें कि आप में और ज़्यादा सामर्थ्य है, आप और बड़ा कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो वो जो 3 लोग हैं बहुत ही भद्दी शकल के हैं, इतना भद्दा मेकअप किया गया है उनको कि आप देखते ही एक खौफ सा जागेगा आपके मन में। इंसान तो हैं पर इंसान नहीं है, इंसान के रूप में जानवर हैं, हरकतों से, शक्ल से, चाल ढाल, बातों से, हर चीज से। जिस तरीके से वो दूसरे इंसानों को मारते हैं, काटते हैं, मेरे जैसा आदमी तो पिक्चर देख ही नहीं पाता। मैंने भी कोशिश की बहुत बार देखने की, पर जहाँ 1-2 बार उन्होंने काटा पीटी शुरू की और पीछे लगे किसी के, वैसे ही मेरा दिल दहल जाता है और बंद लैपटॉप। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों से इंसान की जो साइकोलॉजी है, जो दिमाग है, उस पर काफ़ी गहरा असर होता है। क्योंकि पिक्चर में तो आप काल्पनिक दिखाते हैं, लेकिन आदमी का माइंड उसे हकीकत से जोड़ लेता है। वो सोचता है अरे पिक्चर में हो सकता है तो हकीकत में भी तो हो सकता है।
वो उसको एज ए इंस्पिरेशन, एज ए आइडिया ले लेता है। कभी कोई अच्छी बातें ले लेते हैं, कोई बुरी बातें ले लेते हैं। अच्छी बात लेते हैं तो अच्छी चीज़ है, देश के लिए भी अच्छी चीज़ है, इंसान के लिए अच्छी चीज़ है, इंसानियत के लिए अच्छी चीज़ है। पर बुरी चीज़ लेते हैं तो एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाते हैं वो, क्योंकि इंसान जो है, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि पॉजिटिव चीज़ों को वो दूर भगाता है और नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव, उनसे अट्रैक्ट होता है। अगर आपके दो दोस्त हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपका अट्रैक्शन नेगेटिव वाले से ज़्यादा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ दैट पॉजिटिव बॉय। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा रूप ले लेती हैं, ये कोई सोचता नहीं है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर पिक्चर बनाते हैं तो वो इसे अपनी क्रिएटिविटी मानते हैं। वाह क्या हटके पिक्चर बनाई है, क्या गजब की स्टोरी लेकर आए हैं, एकदम हटके। ऐसी स्टोरी तो आज तक किसी ने देखी भी नहीं होगी। पर वो ये भूल जाते हैं कि ये जो स्टोरी वो दिखा रहे हैं, ये किसे दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं पृथ्वी के सबसे खतरनाक जानवर को, जो कि खुद है इंसान। सोशल एनिमल था कभी, अब सोशल एनिमल नहीं है। सोशल एनिमल वाला टैग जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इंसान सोशल रह ही नहीं गया। सोशल मीडिया चलाता है पर सोशल नहीं है। सोशल हो तो ऐसे काम करे ना। कहना तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे, बहुत से लोगों को जो भावनाएं आहत होंगी, पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है इस मतलब क्राइम वर्ल्ड में। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत देखा है कि जो आजकल की जो जनरेशन है वो किसी IAS PCS इनसे अट्रैक्ट नहीं होते। अट्रैक्ट इनसे होते हैं किसी लोकल गुंडे से। लोकल गुंडे को वायरल कर दिया जाता है, ट्रेंड में आ जाता है, गाने बनते हैं उसके लिए, पिक्चर बनती हैं, कैसे जिया, क्या क्या किया, फिर कैसे उसका मर्डर हो गया। इन सब बैटरी लो हो गई है अभी चार्जिंग पे लगाता हूँ उसे। जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे। तो हम लोगों को इनकी बैटरी लो हो गई, इनका गला दबा रहा है। इस चीज पर हम लोगों को कोई कड़ा कदम जरूर उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में तो ना हो पाएगा ये, पर अपने हिंदुस्तान में ऐसी पिक्चरों को बैन करना चाहिए। अगर कोई मेरी बात सुनना हो
कोई सरकारी आदमी मेरी बात सुनना हो, कोई ऐसा पावरफुल आदमी मेरी बात सुनना हो जो इस चीज़ को कर सकता है, तो वो अपनी मुहिम आगे चलाए। और आज ये मेरा साउंड बॉक्स बहुत जल्दी इसकी बैटरी लो हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्यों, पर 3 बार बोल चुका है, तो मुझे चार्जर लेके आना ही पड़ेगा। मैं चार्जर लेके आता हूँ अभी 2 मिनट में। आप लोग यहीं मेरा इंतज़ार करना। मैं यूं गया और यूं आया। तो थोड़ी सी सेटिंग बिगड़ गई है। तो दोस्तों वीडियो बनाने की जल्दी के चक्कर में और देर हो रही। तो दोस्तों हम आप इस दुनिया में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और ये हमारा आपका दायित्व होता है कि हम आप सामाजिक बनकर कुछ ना कुछ इस समाज को अपने समाज को कुछ ना कुछ प्रदान करें, कोई अच्छी बात दें। लोग 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, मैं भी एक टाइम पर 12-12 बजे तक सोता रहता था। आजकल के जो लड़के करते हैं वो सारे काम मैंने किए हैं, पर मेरे अंदर अकल जल्दी आ गई और मुझे ये समझ में आ गया कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों का कोई फ्यूचर नहीं है। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो ये कहानी है जो मेरे साथ खुद घटी हुई है मेरी आंखों के सामने, और मुझे आज भी यकीन नहीं होता है कि क्या वो सच था या मेरा वहम। होता कुछ यूं है कि एक शादी में कहें या दावत में कहें, दावत ही कहेंगे, दावत ही थी। तो दावत में एक स्कूल में हम लोग जाते हैं, क्योंकि जिसकी दावत थी उसने स्कूल ही किराए पर ले लिया था। मैरिज में महंगे पड़ते हैं, स्कूल सस्ता पड़ जाता है, इसलिए उसने स्कूल को किराए पर ले लिया और उसी में दावत शुरू करा दी। तो हम लोग भी गए, मैं और मेरा एक दोस्त। काफ़ी दोस्त गए थे वैसे तो 15-20, पर मैं और मेरा एक दोस्त ऐसे ही घूमते घूमते उसकी छत पर चले गए। छत पर पहुंचे तो पहले तो इधर उधर घूमे, हवा ठंडी चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन एक छप्पर सा डला हुआ था, छप्पर को जब गौर से देखा हमने, पहले मेरे दोस्त ने देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई लाल लाल 2 आंखें चमक रही हैं।
उसने मुझसे कहा, देख यार, देख ये क्या है। मैंने भी देखा, सच में 2 आंखें चमक रही थी, बाकायदा ऐसे ऐसे पलकें झपक रही उसकी। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सीन याद करके। तो एक एक कदम आगे बढ़ाया, डरते भी जा रहे और जानने की भी इच्छा ये क्या है। एक तरफ ये भी डर लग रहा कोई भूत हुआ, कोई जानवर हुआ। एक तरफ ये भी लग रहा कि अरे पता तो करे कौन है। जैसे ही थोड़ी दूर रह गया वो और हम, ज़्यादा फासला नहीं था दोनों के बीच में, तो वो आगे की तरफ होके उसने ऐसा एकदम झपट्टा, कह सकते हैं झपट्टा मारा। 1 मिनट। तो दोस्तों, एक पार्सल आ गया था अचानक से। देखते हैं, तो खोल कर देखते हैं क्या है। इतनी सी चीज की इतनी बड़ी पैकिंग। ओह, बीट्रॉन बास बड्स ब्रश। नाइस। नाखून काटने से दिक्कत बहुत हो जाती है। अभी अगर ये नाखून होते मेरे, ये एक झटके में खुलता। चलिए खुल चुका है। आओ, काफी अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे गेमिंग बड्स हों। कमेंट कर आप बताना कैसे लग रहे हैं, और ऐसे ही बड्स मैं आपको गिव अवे में वही दे सकता हूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर 500 से 700 पहुँचते हैं तो ये एक सब्सक्राइबर को मैं अपनी तरफ से ये गिफ्ट दूंगा, पहुँचाऊँगा। आप लोग कमेंट में अपना एड्रेस, अपना नाम डाल कर रहे हैं, और जो सब्सक्राइबर है मेरे केवल वही ये काम करें, क्योंकि सब चेक करने के बाद ही मैं भेजूंगा। टाइप सी केबल है, टाइप सी सपोर्टेड है ये। मुझे तो इसका बॉक्स बहुत अच्छा लगा, और इसमें पूजा हेगड़े का एक वारंटी कार्ड है।
वारंटी कार्ड है, क्यूआर कार्ड है। पासवर्ड क्रश। जो इसकी ये ऐसे, वाओ, लुकिंग कूल, नाइस। चलिए आज अपने चैनल पर एक अनबॉक्सिंग भी हो गई। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप, वाकई में आप बहुत ही प्यारे, बहुत सस्ते, मात्र 1300 रुपए के। गजब लग रहे हैं। तो अभी लोग अपने मेन काम पर आते हैं, जो कि अपना है पॉडकास्ट। तो आप लोग ये बताइए पहले कि किस किस के घर में उनकी मम्मी उन अपने बच्चों के पार्सल से परेशान रहती हैं। भाई मेरी मम्मी तो बहुत परेशान रहती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन पार्सल आते ही रहता है। इससे उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, पर अब बच्चे हैं, बच्चे तो शोर करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं तो वो मुँह से शोर करते हैं, उला फांदी करते हैं। बड़े हो जाते हैं तो वो ऐसा शोर करते हैं मेरी तरह। खैर उन्होंने तो बहुत खर्च करा दी है, मुझे मेरी बारी है उन्हें खर्च कराने की। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पर, पॉडकास्ट। तो ये स्लैशर्स मूवी होती हैं जिसमें लोग, जो आदमखोर लोग होते हैं, वो इंसानों को काट काट कर बड़े चाव से खाते हैं, पकाते हैं। इसी में से एक OTT भी है, हैनिबल। वो भी इतनी खतरनाक, इतनी घिनौनी मूवी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, एक शेफ होता है, शेफ मर्डर करता है किसी का, उसका खाना बनाता है मर्डर करके, और वो खाना फिर अपने क्लाइंट्स को खिलाता है। जो खा रहे होते हैं एक ना एक दिन वो भी उसके शिकार बनते हैं। हैनिबल नाम की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है वहाँ उस आदमखोर द्वारा, विलन जो बना है। डॉक्टर स्ट्रेंज में आपको विलन बन के दिखा भी है एक बार, उसका नाम मुझे नहीं पता, पर एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। इन चीज़ों से इंसानों को फर्क तो पड़ता है, पर हमारे ऐसे जो छोटे शहरों के लोग हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी रोज की जिंदगी मिली जुली होती है। घर से बाहर निकलेंगे, दुकान जाएंगे तो रास्ते में 12-15 दुकानें मिलेंगी,
सबसे राम जुहार होगी, है ना, सबसे मिलते हुए जाएंगे, सब एक दूसरे को जानते हैं, पूरा शहर नाम जानता है। लेकिन बाहर देशों में ऐसा नहीं होता, बाहर जो शहर हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें तो मैंने सुना है, देखा तो नहीं कभी, सुना है कि एक बिल्डिंग वाला दूसरे सामने वाले जो बिल्डिंग होती है फ्लैट की, उन्हें नहीं जानता है। एक बिल्डिंग वाला अपने ही बिल्डिंग के कुछ लोगों को नहीं जानता है, जो ज़्यादा ऊपर होंगे या ज़्यादा नीचे होंगे, उनके नाम नहीं जानता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी पलट के नहीं देखता कि कौन है, हो सकता है उसके घर का भी हो। वक्त और हालात दोनों आदमी को इस कदर बदल देते हैं, इस कदर आदमी चेंज हो जाता है कि प्रकृति सोच भी नहीं पाती है और फिर प्रकृति अपना बदला लेती है। इंसानों से, क्योंकि प्रकृति को इंसान कितना कष्ट पहुंचाते हैं। देखिए हर एनिमल मतलब हर जानवर और हर प्लांट प्रकृति को कुछ ना कुछ देता है और प्रकृति से कुछ ना कुछ लेता है। केवल इंसान ही ऐसा सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल। अब एनिमल से सोशल एनिमल हो गया, अब फिर उल्टा हो रहा है, अब सोशल एनिमल से धीमे धीमे एनिमल बन रहा है। तो इंसान ही ऐसा है जो केवल लेते ही लेता है, देता कुछ नहीं। कभी कभी बैठे बैठे कभी कभी ये ख्याल आता है कि भगवान ने हम लोगों को बना के कोई गलती की है। जब मेरा बोलते बोलते मुंह थक गया, लेकिन बोलने का मन अभी भी है। चलिए मैं 10 मिनट और बोलूँगा। मुंह थक गया है और ये जलन मचने लगी है, शायद पानी की कमी से। 10 मिनट और बोलूँगा मैं, तो उसके बाद फिर आपसे आज्ञा लूँगा जाने की। आज मतलब आज शाम को 8 बजे जब मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए क्राइम स्टोरी लेकर नहीं आऊँगा, आपके लिए कुछ और लेकर आऊँगा, कोई अलग टॉपिक लेकर आऊँगा, कोई अपनी बात करूँगा। तो मैं आपको बताना तो भूल ही गया, कुरियर आ गया तो आपको स्टोरी अपनी पूरी नहीं सुना पाया। तो फिर से चलते हैं अपनी स्टोरी पे, भूत वाली। तो वो उसने एकदम अटैक किया, झपटा। मैं भागा, मैंने अपने दोस्त का कॉलर पीछे से पकड़ा, उसे भी घसीटते हुए नीचे ले आए। और दोस्तों ने पूछा क्या हो गया, ये कैसे हो गया, गिर पड़े तुम, और इतनी बुरी तरह क्यों भागने की जरूरत थी। तो हम लोगों ने पूरी स्टोरी बताई। तो 20-25 दोस्त साथ में फिर से चलो। अब दोस्त 20-25 साथ में चल रहे हैं तो हौसला तो बुलंद हो ही जाएगा। हमने भी कहा चलो, फिर पहुंच गए उधर ही, और वो वहीं बैठा हुआ दोबारा भी।
एक दोस्त डंडा लेके आगे पहुंचा, उसने फिर अटैक कर दिया और इस बार 20-25 लोग नीचे। फिर वहां पर एक बाबा जी थे उसी स्कूल के, उन्होंने बताया कि ये एक बच्चा है, इसकी आत्मा है या भूत है या जो भी है, ये किसी को परेशान नहीं करता है। कब? जब कोई भी दावत होती है और सबसे पहले इसका खाना ऊपर रख दिया जाता है, तो ये किसी से कुछ नहीं बोलेगा। मगर अगर इसका खाना आप नहीं रखते हैं तो ये सबको ऐसे ही परेशान करता है। तो पता चलता है कि जिसकी पार्टी थी, जो अपनी दावत कर रहा था, उसने ऐसा नहीं किया होगा। तो उसने तुरंत ही माफ़ी मांगी, खाना परोसा और ऊपर रख कर आया अकेले। अच्छा, सुबह जब आप वो खाना देखने जाओगे तो खाना खाया हुआ होगा पूरा, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि किसी बच्चे ने खाया है खाना, थोड़ा फैला हुआ, कटोरी से थोड़ा निकला हुआ, मतलब जैसे बच्चे खाते हैं सेम टू सेम वैसे ही खाना दिखेगा आपको। उस दिन से मुझे भूत प्रेतों पे यकीन तो हो गया, क्योंकि जब अपनी आंखों से देख लिया और तब भी यकीन ना करो तो बेवकूफ़ी है। पर जैसे बताता हूँ उसे यकीन नहीं होता है, और इस कांड से पहले मुझे भी यकीन नहीं होता था। अभी इसमें 100 थी, 83 रह गई। देखिए, फुल चार्जिंग थी इसमें 100 और बैठे बैठे 82 रह गई। देखते ही देखते 82, एक और कम हो गया। तो ये बहुत जल्दी नहीं खत्म हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर जल्दी खत्म हो रहा है। तो चलिए, अब हम लोग अपनी कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे आप शाम को आपके चैनल पर तनी शॉर्ट पॉडकास्ट। मुंह बहुत थक चुका है मेरा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि आज क्राइम स्टोरी नहीं, कोई अच्छी स्टोरी लिख रहा हूँ, लेकिन कमबख्त ऐसा थंबनेल दिख जाता है, ऐसी क्राइम स्टोरी पता चल जाती है कि वो बिना बताए रह नहीं पाता मैं। आपको बस इतना सा काम करना है कि सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अपने भाई को मोटिवेट करना है, उसको सपोर्ट करना है। बस इतना काम करना है, और मुझे आपको एंटरटेन करना है। बस, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, हिंदी मेरी जान। थैंक यू।